हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो लास्ट लेक्चर जो थी हमारी, उसमें हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को पूरा का पूरा फिनिश किया और फिर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है इसको भी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने आपसे डिस्कस करी थी। जैसे कि उसकी स्टैनिंग जो होती है वो जेनस ग्रीन डाई से होती है। उसके बाद उसकी जो मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि वो साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, सेलुलर एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके बाद इसकी जो मैट्रिक्स होती है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होती है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होती है, 70s टाइप की राइबोसोम होती है और ये डिवाइड करती है फ्यूजन से। और प्लास्टिड में मैंने आपको अलग अलग तरह की जो है क्लोरोप्लास्ट जो है उसके ऊपर भी डिस्कशन कराया था। क्लोरो, क्रोमो और जो है ल्यूकोप्लास्ट, उसमें मैंने क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर का कहा था, क्रोमोप्लास्ट को कलर्ड वाला कहा था, और जो ल्यूको था वो बेसिकली कलरलेस प्लास्टिक था जो कि कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा था, माइलो, इलायो और एल्यूरोप्लास्ट। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताए थे, जैसे कि प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाक्वाइड, ग्रैनम, उसके बाद स्ट्रोमा लेमली, स्ट्रोमा। और इसमें मैंने आपको कहा था कि फोटोसिंथेसिस वाली जो चैप्टर है उसमें इसकी अच्छे से डिस्कशन होगी। और फिर मैंने आपसे वेट क्लोरोप्लास्ट जो है उसके बारे में बताया था कि वो कहाँ देखने को हमें मिलता है, इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। उसके बाद जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो थाइलाक्वाइड के अंदर प्रेजेंट होता है। 70s टाइप की राइबोसोम होगी, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s टाइप की होगी। तो ये सारी डिस्कशन जो थी वो प्लास्टिड के ऊपर थी और ये कल वाली क्लास में हो चुकी है, तो आप उसको देख सकते हैं। आज की जो क्लास है वो होने वाली है राइबोसोम्स के ऊपर। तो राइबोसोम्स जो होता है ये एक राइबोसोम्स जो होता है ये एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। राइबोसोम एक क्या है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जो कि ऑब्जर्व हुआ था अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय जॉर्ज पैलेडे। तो जो राइबोसोम जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पैलेडे ने। जॉर्ज पैलेडे जी जो है 1953 में राइबोसोम की डिस्कवरी करी थी। इसके बाद ये कंपोज्ड होता है आरएनए और प्रोटीन से। इसके अंदर हमें देखने को क्या मिलता है, आरएनए और प्रोटीन्स वगैरह हमें देखने को मिलती है। इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन लेस होता है राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ही प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स। इसमें एक स्मॉलर सब यूनिट होती है और इसकी लार्जेस्ट सब यूनिट होती है। कैसे, जो यूकेरियोट्स होता है उसमें 80s टाइप का होता है और जो प्रोकैरियोट्स होता है उसकी सब यूनिट 70s टाइप का होता है। जो 80s होता है उसमें 60s और 40s बताया था, और 70s जो था उसमें 50s और 30s। यहाँ पे S जो है उसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, जिसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है डेंसिटी और साइज़ का। और इस पर बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आ चुका है इस S के ऊपर, स्वेडबर्ग यूनिट के ऊपर, जिसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है डेंसिटी और साइज का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें साइटोस्केलेटन। पूरा हम एनसीईआरटी के साथ ही चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में भी राइबोसोम्स जो है इसके बाद दे रखा है हमें साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन जो होता है ये इलाबोरेट नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीनियसियस स्ट्रक्चर का। एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर, मतलब फिलामेंटस, फिलामेंट की तरह प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है। और इन तीनों को मिलाकर के ही हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। और ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। बेसिकली ये फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है इनसे मिलके बनता है साइटोस्केलेटन। इसकी जो मेनली फंक्शन होती है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, मोटिलिटी जो होता है उसमें हेल्प करता है ये, और मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल। ठीक है, पहली फंक्शन हो गई इसकी मैकेनिकल सपोर्ट, उसके बाद मोटिलिटी, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो ये थी हमारी साइटोस्केलेटन के ऊपर बातें। उसके बाद जो है नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के ऊपर। तो सीलिया एंड फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो दोनों जो होता है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, बोथ आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी आउटग्रोथ होती है, वहाँ से निकलती है सीलिया एंड फ्लैजिला। और अभी दोनों के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो जो सीलिया होता है वो मोर होता है इन नंबर में, और ये स्मॉलर साइज का होगा, मतलब सीलिया छोटा छोटा होगा और बहुत ज़्यादा होगा इन द नंबर। और फ्लैजिला जो होता है ये फ्यू होता है नंबर में और ये लार्जर इन साइज होता है। ठीक है,
और उसके बाद बात करें तो ये वर्क लाइक ओर्स, यानी कि सीलिया जो होता है ये ओर्स जो होता है, जैसे कि चप्पू जो होता है इसमें नाव की जो चप्पू होती है, जैसे नाव की चप्पू चलती है वैसे ही ये काम करती है सीलिया। और क्या करती है, कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द आइदर ऑफ द सेल ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। जब ये मूव करती है तो क्या होती है कि अपने साथ साथ जो आसपास की जो फ्लूइड है, लिक्विड है, उसको भी ये क्या करती है, मूव कराती है। जैसे क्या होता है कि जो जैसे नदी में क्या होता है कि जब नाव चलती है तो जब चप्पू चलता है तो क्या होता है, अगल बगल की जो वाटर होती है वो भी क्या करती है, मूव करती है, वो भी क्या करती है, उसमें भी क्या होती है, मूवमेंट देखने को मिलती है। तो वैसे ही सीलिया जो होता है वो काम करता है। और फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला जो होता है ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है ये डिफरेंट होता है फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। और बेसिकली फ्लैजिला जो होता है वो मोटिलिटी में ही हेल्प करता है, मूवमेंट में ही हेल्प करेगा। अब इसकी 3 पार्ट होती है, एक होती है बेसल बॉडी, दूसरी होती है हुक और तीसरी होती है इसकी फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो होती है लॉन्गेस्ट होती है। और सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों जो होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम द पार्ट बेसल बॉडी, बेसल बॉडी से ही ओरिजिनेट होती है। उसके बाद हुक आता है, उसके बाद फिलामेंट आता है। ठीक है, अब हम इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला की। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सबसे बाहर हमारी जो है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोर, इसकी जो कोर होती है इसको एक्सोनीम बोलते हैं। बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन यहाँ पे इसको कहा गया है कोर यानी कि एक्सोनीम। तो जो सीलिया एंड फ्लैजिला की कोर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोनीम। एक्सोनीम के बाद अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 9 जो होता है डबलेट प्रेजेंट होता है। ये दो दो करके जो है ये डबलेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, डबलेट, जो कि कितना है, 9 है। और ये टोटल कितना होता है, यही दो दो का 9। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बीच में जो होता है सिंगलेट प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये वाला जो है वो साथ साथ 2 था तो डबलेट, और ये वाला अलग अलग है तो ये हो जाएगा सिंगलेट। और सिंगलेट कितना है, टोटल 2। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो सिंगलेट को कनेक्ट करता है ब्रिज, उसको बोलते हैं इंटर सिंगलेट ब्रिज। और ये जो इसके साइड से कवर्ड है, इसको साइड से जो कवर कर रहा है दैट इज द सिंगलेट को जो कवर कर रहा है वो होता है सेंट्रल सीथ। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल सीथ, ये इसको कवर कर रहा है। उसके बाद आता है इंटर डबलेट ब्रिज, जो कि इस डबलेट के बीच में ब्रिज बनेगा, वो होगा इंटर डबलेट ब्रिज। और हर एक जो होता है ये डबलेट जो होता है उससे निकलने वाले स्पोक्स को क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे याद रखना है। और डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सीलिया एंड फ्लैजिला की क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, और इसकी अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो डबलेट है वो कितनी है, 9 है, और सिंगलेट कितनी है, 2 है। इसलिए इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो 9+2 अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। इसके बाद हम बात करें सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल की। तो इसमें से अगर हमसे पूछा जाए कि ऑर्गेनल कौन सा है, क्या सेंट्रियोल एक ऑर्गेनल है या सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनल है, तो हमारा जो सेंट्रोजोम होता है ये एक ऑर्गेनल होता है। और ये कैसे बनता है, ये जो है दो सिलेंड्रिकल, ये क्या है, सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल है। ये दोनों क्या है, सेंट्रियोल है, जो कि कैसे अरेंज्ड है, परपेंडिकुलर, यानी कि इसके बीच में कितनी एंगल बन रही है, 90 डिग्री जो है, राइट एंगल जो है ये बन रही है। और ये परपेंडिकुलर होता है। और इसके बाहर जो होता है वो पेरीसेंट्रियोलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सेंट्रोसोम जो होता है ये 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, जिसका नाम है सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल जो है ये सराउंडेड होता है एमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल से। ठीक है, और इसके बाहर क्या है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। और ये कैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है, कार्टविल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, सेंट्रियोल परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे होता है 9+0 अरेंजमेंट। जो सीलिया फ्लैजिला था उसमें 9+2 अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट होगा। कैसे, वो अभी हम देख लेते हैं इसके डायग्राम से। ठीक है, और ये एक कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है इन द स्पिंडल फॉर्मेशन एंड एनिमल सेल की डिवीजन जो होती है उसमें ये सेंट्रियोल हेल्प हमें करता है। इसके बाद बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो सेम उसके तरह जैसे वहाँ पे डबलेट थी तो यहाँ पे ट्रिपलेट हो जाती है ना। वहाँ पे 2-2 करके 9 क्या था, स्ट्रक्चर था। यहाँ पे 3-3 करके, मतलब 3-3 करके 9 स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे जो है ये हमें ट्रिपलेट देखने को मिल रहा है 9। और इसके बाद यहाँ से निकलने वाले स्पॉक्स जो होते हैं टोटल 9 है, तो वो भी रेडियल स्पॉक्स, उसको भी यहाँ पे रेडियल स्पॉक्स ही कहा गया है। और इन दोनों को जोड़ने वाले जो होगा वो होगा इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, है ना। अगर डबल को जोड़ रहा है तो इंटर डबलेट, सिंगल को तो इंटर सिंगलेट, और यहाँ पे ट्रिपल है तो इंटर ट्रिपलेट ब्रिज हो जाएगा। और बीच में जो होता है ये प्रोटीन का एक हब होता है बीच में। बेसिकली यहाँ पे कोई सा भी स्ट्रक्चर सच हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बस एक प्रोटीन का हब होता है बीच में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये टोटल तो हो गया 9 और फिर बीच में कुछ नहीं है तो 9+0 अरेंजमेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली बात थी हमारे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की। तो आज वाली क्लास जो है वो बहुत ही शॉर्ट हुई है
और जो इसके बाद वाली क्लास होगी उसमें मैं न्यूक्लियस और जो क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसकी शेप उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके बाद ये वाली चैप्टर जो है वो भी फिनिश हो जाएगी और इसके बाद जो चैप्टर आएगी वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न वाली आएगी। तो आई होप कि आपको जो मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।